हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। तो दोस्तों हम आज समझेंगे कि एनटीए स्कैम की पूरी कहानी को। ठीक है, अभी तक आपने कुछ कुछ सुना होगा, कुछ कुछ समझा होगा, बट इस वीडियो में हम टोटल कंप्लीट कहानी जानेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, क्यों डाउट बढ़ता गया। ठीक है, गुजरात में अभी क्या हुआ रिसेंटली पता चला। ठीक है, गुजरात पटना दो केसेस पे हम बात करेंगे बाद में। पहले एक एक करके ना हम एनटीए की पूरी इस बार की एग्जाम की क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये स्कैम क्यों आपने सुना होगा, इतने सारे टॉपर हो गए ना, 67 टॉपर्स हो गए, ये सब कहानी सुनी होगी। तो ये 67 टॉपर्स अनयूजुअल क्यों है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो, मैं आपको 2016 से लेकर 2024 तक के टॉपर्स की लिस्ट दिखाता हूँ। ठीक है, जिससे कि आप गेस कर पाएंगे कि यार ये अनयूजुअल है तो क्यों है, इतना अनयूजुअल क्यों हो गया, है ना। देखो, 2016 में 720 में 720 डालने वाले बच्चे की संख्या 0 थी। जो टॉपर लाया था 685 लाया था। 2017 में ये 697 आया था। 2018 में 691 आया था। 2019 में 701 आया था टॉपर का। तो इसका मतलब ये कि दो 16 से लेकर 19 तक तो भाई साहब कोई एक बच्चा भी नहीं था जिसके 220 720 में 720 नंबर आए हो। ठीक है, 2020 में दो बच्चों के आए 720 में 720। 21 में तीन बच्चों का है, ठीक है, 3 4 5 तक भी चले जाए तो उतना डाउट नहीं होता है। फिर 2022 में जो टॉपर था उसके 715 नंबर थे। फिर 2023 में आओगे तो दो बच्चों के फिर इस बार 220 में 720 में 720 थे। अब 2024 में आओगे तो ये रैपिडली बढ़ जाता है। अब आप ऐसे देखोगे तो नहीं समझ में, लेकिन अगर मैप पे देखोगे ना, चार्ट पे देखोगे, देखो 0 0 0 0 2 3 2 और अचानक से 67। तो ये है, अगर यहाँ 2 से अगर ये 5 होता, ठीक है, 6 होता या 7 तक जाता तो थोड़ा डाउट कम होता, है ना। लेकिन 10 तक जाने पे भी लोगों को डाउट होने लगता है कि यार एक बार में 10 टॉपर, तो वहाँ डाउट होने लगता है। अभी तो 67 है, आप सोच के देखो, पिछली बार 2 और इस बार कितने जंप हो गया 67 का। 3 तक मैक्सिमम थे इस बार। तो ये मान लो कि 5 होते, 6 होते, 7 होते, 10 तक भी होते, 10 पे भी डाउट हो जाता ऑलरेडी। बट फिर भी ठीक है। बट 67 में बच्चों को 720 में से आउट ऑफ 720 720 में से 720 मिल गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब इसकी एक क्रोनोलॉजी समझते हैं कि एग्जाम का जो फीलिंग का डेट स्टार्ट कब हुआ, बंद कब हुआ। ठीक है, उसकी कहानी मैं थोड़ा सा समझाता हूँ ब्रीफ करके। देखो, अगर इस बार की नीट की बात करें, ठीक है, तो जो फॉर्म फिलअप करना चालू हुआ था दोस्तों, वो हुआ था आपका 9 फरवरी को। ठीक है, 9 फरवरी को चालू हुआ, जनरली 9 मार्च तक बंद हो जाता है। 1 महीने का ही गैप होता है जनरली। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं या ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं, उसके 1 महीने की ही नियत दी जाती है जनरली। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, एनटीए ने कहा कि यार बहुत सारे लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम एक हफ्ते के लिए और बढ़ाते हैं। तो इसको डेट बढ़ा के 9 के बजाय क्या कर दिया गया, 16/3 कर दिया गया, 16 मार्च तक कर दिया गया था। ये ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में होता है। इवन कई बार यूपीएससी भी कर देता है कि एक हफ्ते की टाइम बढ़ा दिया, कभी सर्वर नहीं चलता है, ये सब बहुत सारे इश्यूज होते रहते हैं। ठीक है, अब देखो लास्ट डेट आपने कब दी थी, 16/3 को। फिर उस दिन पेमेंट का भी दे दिया। अब मुद्दा कहाँ फंसता है, मुद्दा फंसता है यहाँ पे। आप फिर 1 महीने बाद, ऑलमोस्ट लगभग 1 महीने बाद, 9 और 10 अप्रैल को चालू खोलते हो वेबसाइट और कहते हो कि जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया फिर से अप्लाई कर लो। ये थोड़ा अनयूजुअल था, है ना। करेक्शन बीच में भी मिला था, करेक्शन, चलो आप ये करेक्शन दे रहे हो, ये इशू नहीं था कि जिन्होंने फॉर्म फिलअप करा वो करेक्शन करना चाहे तो कर सकते हैं, है ना। कई बार गलतियां हो जाती है हमसे। लेकिन 9-10 अप्रैल को दोबारा से खोलना, ये थोड़ा सा अनयूजुअल था। पहली बात तो ये समझो आप कि आपको टोटल क्रोनोलॉजी समझ में आएगा कि मैं ये रीओपन वाला सीन क्यों समझ में नहीं आ रहा आपको, और क्या हुआ था ये भी समझ में आएगा आपको अभी। ठीक है, देखो, रीओपन हुआ 9-10 को। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। गुजरात के एक सेंटर में, गुजरात के एक सेंटर में, वहां पे गुजरात के बच्चे, राजस्थान के बच्चे, छत्तीसगढ़ के बच्चे, यूपी के बच्चे, एक ही सेंटर पे इतने सारे बच्चों का सेंटर कैसे बना दिया गया, है ना। मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से बच्चे थे, वही उसी सेंटर पे जाकर उन्होंने एग्जाम दिया। अब आप समझ सकते हो इनका फॉर्म कब फिलअप किया गया होगा, इनका फॉर्म फिलअप किया होगा इस टाइम पे। अब ये जांच का विषय है, इसीलिए बहुत ज्यादा मांग हो रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका जो फॉर्म फिलअप किया गया है इस 9-10 जो अप्रैल उसके बीच में किया गया है ना, क्योंकि इनको पास कराया जा सके, कुछ सेटिंग हो। क्योंकि देखो दो कई सारे इसके पीछे ना कहानियां हैं। कहानियां क्या है, एक तो 4 जून को इसका रिजल्ट आया, आना कब था, 13 जून को। पहले बात प्रीपोन कर दिया, चलो ठीक है प्रीपोन करना, लेकिन किस दिन, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया। एक तो ये थोड़ा मतलब अनयूजुअल हो गया। दूसरा, इस साल इलेक्शन था, और आपको पता है कि इलेक्शंस में दोस्तों जितने भी एमपी एमएलए होते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, भर भर के पैसा उड़ाती हैं, है ना, एडवर्टाइजमेंट में, प्रचार में, ये सब में। तो कहीं ना कहीं लोगों का अंदेशा जा रहा है, क्योंकि नीट का एक एग्जाम है, एक सीट के लिए दोस्तों लोग 50-50 लाख के घूस दे देते हैं। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस ही कितनी है, 2,000-3,000 रुपए। ठीक है, अगर आप प्राइवेट से एमबीबीएस करोगे, अगर प्राइवेट में एमबीबीएस करने जाओगे, तो प्राइवेट एमबीबीएस की फीस ही है 50 लाख,
है ना। तो आप 50 लाख दोगे, 50 लाख देके सीटी खरीद लो, वो भी एमबीबीएस अच्छे कॉलेज से आपने एमबीबीएस किया है। तो लोग ये अपना रहे हैं आजकल, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, है ना। ठीक है, अब डेट देखो, एग्जाम तो हुआ 5 तारीख को, सीटी अवेलेबल होगी, फिर एडमिट कार्ड आ गया, फिर एग्जाम भी हो गया। ठीक है, 4-5 मई को एग्जाम भी हो गया, है ना। अब रिजल्ट आना था 13 को, लेकिन आ गया 4 को। अब इन्होंने क्या किया कि जिन्होंने 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिए हैं, ठीक है, कंपनसेटरी मार्क्स दिया है, अब उनका कहना है कि ये लोग री एग्जाम लेंगे 23 तारीख को। ठीक है, ये इनका कहना है। इन्होंने कहा दिया कि नकल तो नहीं हुई है। इवन हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने भी कह दिया कि सर नकल तो नहीं हुआ है। इसके अलावा इन्होंने एक लिस्ट निकाली, देखो 9 मार्च को डेट जो बढ़ाया था, मैं उसका प्रूफ भी दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, 9 मार्च को इन्होंने एक हफ्ते के लिए डेट बढ़ाई, उसके बाद फिर 9-10 अप्रैल को भी निकाला था। ठीक है, अब ये स्कैम क्यों है? स्कैम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 718 719 नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि देखो जनरली क्या होता है कि इसमें मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, है ना। 4 सेक्शन में एक पेपर होता है, एक होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी, है ना, ऐसे सेक्शन में बटे होते हैं। ठीक, इन सब में क्या होता है, सब में 50-50 क्वेश्चन होते हैं, 50-50-50 क्वेश्चन। अब होता क्या है कि इस 50 में से आपको 45 अटेम्प्ट करने होते हैं, 45 अटेम्प्ट करने होते हैं, 45 और 45, टोटल आप ऐड करेंगे तो 180 होगा। और एक का 4 नंबर का पेपर होता है, तो आप इसको टोटल ऐड करोगे तो 720 होगा। अगर आपने सभी क्वेश्चन सही कर दिए तो आपको 720 मार्क्स मिलेंगे। अब नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग मतलब है कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप सोच रहे हो सर 720 में से एक माइनस किया तो 720 में से एक गलत किया तो 719 हो जाएगा, नहीं, आप समझिए। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके 179 क्वेश्चन ही तो सही हुए। अब इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 716 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा, तो टोटल नंबर आपके कितने आने चाहिए? 715 आने चाहिए। ठीक है, तो या तो आपके 720 आ सकते हैं, या तो आपके 715 आ सकते हैं जब आपने एक गलत किया हो। अगर आपने 179 क्वेश्चन सही कर दिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की, एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, तब इस केस में आपके 716 नंबर आ जाएंगे। तो 716 आ सकते हैं, 715 आ सकते हैं, 720 आ सकते हैं, लेकिन 719 नहीं आ सकता, 718 नहीं आ सकता है। दूसरा यहाँ पे मेजर इशू, पहला ये है कि 720 में 720 67 स्टूडेंट्स के आगे, दूसरा ये है कि इतने आगे। अब तीसरा इसका मेजर इशू एक और बताता हूँ, पटना। पटना में एफआईआर हुआ, ठीक है, बहुत सारे केसेस हुए, इसमें भी कहा गया कि पेपर लीक हुआ, लोगों को पहले से पेपर मिल गए थे, बट उसको भी नदारद कर दिया जा रहा है। चौथा, गुजरात में एक ही सेंटर पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के स्टूडेंट्स बैठे, एक वहाँ पे इशू, वहाँ भी चीटिंग हुई है। ठीक है, तब ये सब देखो चीजें अभी तो इन्होंने नकार दिया कि भैया कोई टीचिंग नहीं हुई थी, हाँ जिनको ग्रेस मार्क दिया था हमने उनको हटा दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा सीन रहेगा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, सुनवाई चलेगा, उसके बाद जो भी फाइनली फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा, वो 200 चीजें होने वाली है। ठीक है, और दूसरा एक सेंटर, एक इशू चीटिंग का जो था ये भी था, ये एक ही सेंटर से इन्होंने 8 टॉपर दिखा दिए, है ना, और उसमें भी 708 718 719 इसमें आए थे। तो ये ग्रेस मार्क वाला चलो सीन तो इन्होंने कह दिया कि ठीक है। अब पटना का एफआईआर, गुजरात का केस जिसमें एक ही सेंटर में कई स्टेट्स के बच्चों ने बैठ के एग्जाम दिया, ये सारी चीजें अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में चलेंगी। जो फाइनली सुनवाई होगा दोस्तों, उसमें ये जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा वो फाइनली होने वाला है। देखो ये पूरी कहानी है। इवन देखो, अच्छा एक चीज और है, अभी जांच के लिए कमेटी बैठाएगी। देखो एनटीए के जो चेयरमैन है, ठीक है, नाम जान के कुछ करना नहीं है, नाम मैं नहीं बोलने वाला अभी भी। ठीक है, देखो जो एनटीए के चेयरमैन है ना, इन्होंने कहा नकल नहीं हुआ है। ठीक है, जब जनता का प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ा तो उन्होंने क्या कहा कि हम एक कमेटी बनाएंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, कमेटी बनाएंगे, कमेटी जांच करेगी कि नकल हुआ कि नहीं, और इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? यही थे। तो आप एक बार सोच के देखो, एक टीचर है ना, वो अपने क्लास में नकल करा रहा है। ठीक है, अपने क्लास में क्या कर रहा है? नकल करा रहा है। पड़ोस के लोगों ने कहा कि आप मतलब क्लास पर, आपके बगल के क्लासरूम के बच्चों ने कहा कि टीचर नकल करा रहा है। ठीक है, तो इसी टीचर को बना दिया इसकी जांच एजेंसी कि आप जांच करो कि आपके क्लासरूम में नकल हुई कि नहीं। तो क्या ये टीचर कभी कहेगा कि हाँ मेरे क्लास में नकल हुई थी? क्यों? क्योंकि नकल तो यही करा रहा था, है ना। तो यहाँ पे जो कमेटी वगैरह बनाई गई दोस्तों ना, तो फियर होना चाहिए था, मतलब कोई जज वगैरह जो रिटायर्ड जज थे उनको कमेटी में डाल देते, है ना, कोई सीबीआई वीबीआई के पर्सन रिटायर्ड थे उनको डाल देते, है ना, आईबी के कोई पर्सन रिटायर्ड था उसको डाल देते, जो ईमानदार व्यक्ति है कुछ उसको डाल देते, तब उसकी जांच हुई तो एक क्लियर हो पाता कि हाँ नकल नहीं हुई है। ठीक है, जैसे पूरी कहानी है। हाँ, अगर आपको कुछ भी इन केस अगर जानना रहे ना, तो आप इधर उधर सर्च करने के बजाय डायरेक्ट आप एनटीए की वेबसाइट पे जाओगे, अगर इनके द्वारा कुछ भी अपडेट किया रहेगा ना तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, इनकी 2 वेबसाइट है, nta.ac.in करके है, और exams.nta.ac.in/neet/neet है, नीट स्लैश। ठीक है,
तो ये यहाँ पे आप जाओगे, जैसे इन्होंने FAQ जारी किया था, तो जो कुछ भी अपडेट करेंगे ना, तो यहाँ पे पब्लिक नोटिस में आ जाता है इनका, या न्यूज़ इवेंट करके रहता है, इसमें आ जाता है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। तो ये है पूरा दोस्तों NTA का, बेसिकली इन्होंने जो FAQ दिया था ना, ये ऐसे ही दिया था, और इसका मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है NTA की। इन्होंने सबसे पहले एग्जाम के फॉर्म निकाले, 1 हफ्ते तक बढ़ाए, फिर 1 महीने बाद बीच में 2 दिन का उन्होंने विंडो ओपन किया कि आप एग्जाम फॉर्म जिन्होंने फिल नहीं किया फिर से फिल कर लीजिए। वहाँ पे ज़्यादा स्कैमर्स जिन्होंने पैसे दे के सेटिंग की होगी, उनका वहाँ पे एंट्री दिया गया होगा, मोस्ट प्रॉबेबली चांसेस यही है। ठीक है, उसके बाद उनके एग्जाम कराए गए, उनको ग्रेस मार्क बहुत सारे बच्चों, अच्छा ग्रेस मार्क्स ऐसा नहीं है कि जिन्होंने जिन्होंने पैसे दिए उनको ही दिया गया, नहीं। ग्रेस मार्क का सीन ये भी होता है कि जैसे बच्चे ने नंबर कम लाया तो ग्रेस मार्क उसको देके बढ़ाने का सीन ये भी होता है कि पहले क्या करेंगे, उसमें 5 बच्चे ऐसे होंगे जो जनरल बच्चे, जिन्होंने कहीं चीटिंग नहीं की है, कुछ नकल नहीं किया, उसमें से उसके साथ साथ 7-8 बच्चों को और उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है जिन्होंने पैसे दिए होंगे। ठीक है, तो ऐसे करके भी कई बार बढ़ा दिए जाते हैं नंबर और पता नहीं चलता क्यों, क्योंकि नंबर अच्छे आएंगे तो अच्छा MBBS कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, दिल्ली नहीं मिले तो कहीं और गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, जिससे उसकी फीस बहुत कम रहेगी। ठीक है, ये है दोस्तों पूरी कहानी जो मैंने आपसे डिस्कस किया। ठीक है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी अगर इससे रिलेटेड न्यूज़ चाहिए होगा तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ भी आता है तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।